हाँ जी बच्चों, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ लिया था, हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया था, राइट। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस लिखो। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनिक बेस। और ये टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस एक क्विक रिवीजन करेंगे, राइट। तो कोई थियरी इसमें देने के लिए है नहीं, मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे चलता हूँ, देखते हैं आप लोग का दिमाग में क्या बैठा हुआ है अच्छे से, ठीक है। चलिए भाई, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आई हैव गिवन यू 1 degree amine, and then I have given you a 2 degree amine, then I have given you a 3 degree amine. ओके बेटा, इतना बढ़िया बढ़िया अमाइन मैंने दे दिया। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताइए जल्दी, कौन बेसिक ज्यादा है, कौन कम है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन क्या मतलब, मैं मार्किंग कर दे रहा हूं, ए बी एंड सी। इन तीनों में आपके हिसाब से कौन ज्यादा बेसिक है। सेकेंड क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड NH2, ये ए हो गया। देन CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये 2 हो गया। देन CH3 C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये तीसरा हो गया, राइट। थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। NH2 ले लिया, एक नॉर्मल NH2 ले लिया, और एक ये बेस ले लिया बेटा, इसके साथ एक और बेस ले रहा हूं, राइट। सो इन चारों में A B C एंड D। और चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। आप फटाफट आंसर अरेंज करते जाओ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको इसमें टाइम लगना चाहिए। एनिलीन, बताओ टॉलिडीन किसे बोलते हैं बेटा। हाँ, ऑर्थोटॉलिडीन, देन मेटाटॉलिडीन, एंड देन पैराटॉलिडीन। ए बी सी एंड डी, ये आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं, सारी चीजें हैं। आओ देखते हैं। देखा जाए। आओ सबसे पहले पहला देखें, फर्स्ट देखें। पहले वाले में बताइए सबसे ज्यादा बेसिक किसको किया आप लोगों ने। ए बी एंड सी में किसको किया है, क्लियरली बोलो भाई। क्यों, सी तो 3 डिग्री है। हाँ बोलो, सही बोल रही हो, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है। हाँ बोलो।
बी एंड सी में कॉन्जुगेशन हो क्या सकती है? कॉन्जुगेशन है, मतलब बेसिकली ये लोन पेयर देखो, बेसिस ऑर्गेनिक बेस नाइट्रोजनस कंपाउंड कब होंगे? जब उनका लोन पेयर नाइट्रोजन पे रुका रहेगा, तभी तो कोई प्रोटॉन आएगा तो इसको डोनेट करेंगे। लेकिन किसी का लोन पेयर ऑलरेडी रिंग के साथ डिलोकलाइज्ड हो, पूरा ऐसे से घूम रहा हो, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर एट दिस सेंटर विल बी लेस। बोलो। और यहाँ कितने लोग बोल रहे हैं? ये तो और ज्यादा चांसेस है डिलोकलाइज होने के। तो इसलिए बोलते हैं अ लोकलाइज्ड लोन पेयर, अ फिक्स्ड लोन पेयर इज मच मोर बेसिक देन अ डीलोकलाइज्ड वन। लिखवाया था, अगर आपको ध्यान नहीं है तो इसको इसी ऑर्डर में लिखते चलोगे, ठीक है? अ लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन अ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो ए बी सी में करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। सबको क्लियर है? बोलिए बेटा। हाँ, बता दूं? चलो आप करते रहो, मैं सीधा सीधा डिस्कशन करूंगा, आप करते रहो अपने तरफ से। आप अपने साइड से करते जाओ, वेट नहीं करो मेरा। नंबर 5 में जितने केसेस मेरे दिमाग में आ सकते हैं मैं सारे आपको लिख दे रहा हूँ। दिस इज जस्ट द रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस ना, यही हो रहा है ना? बोलो भाई, रिवाइज ही कर रहे हैं हम लोग, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आए अब सेकंड पे आते हैं हम लोग। बताओ, ए बी एंड सी में सबसे ज्यादा बेसिक इस बारी पायल कौन लग रहा है तुम्हें? ए ज्यादा बेसिक है, क्यों? ये भी तो डिलोकलाइज्ड है, ये भी डिलोकलाइज्ड है, तो ए और बी में कैसे डिसाइड किया? बोलो, मैं जिससे पूछ रहा हूं उसको बोलने दो। पायल बताओ, किस में? ए में, तो उससे क्या होगा? क्या कम स्टेबल होगा? कॉन्जुगेशन अच्छी नहीं होगी, रेजोनेंस का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। यहाँ नेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, तो इसलिए रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की क्वालिटी अच्छी होने से क्या गड़बड़ी है फिर बेस में? कि ये लोन पेयर यहाँ न रह करके ऑक्सीजन के हेड पे चला गया, एंड ऑक्सीजन खराब डोनर होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए सबसे बढ़िया ये है। फिर ये यहाँ तो बहुत ही बेकार हो गया बेटा, दोनों तरफ जाने का चांस है, दोनों तरफ जाएगा ये, एट ए टाइम तो एक ही तरफ जाएगा, बट पॉसिबिलिटी। मजेदार बात है, अभी हमने कल ही एक एग्जाम्पल पढ़ा था, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, आपको ध्यान हो तो ये NH वाला जो हाइड्रोजन है ये उल्टा एसिडिक हो जाता है। याद करो, NaOH डाल करके हमने इसको रिमूव किया था ना, तो बेस तो खत्म ही है कहानी, उल्टा एसिडिक हो गया, इतना फर्क पड़ गया हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डालने का। चलो बढ़िया, तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी, बिल्कुल वैसे ही अभी तक चल रहा है, ए बी सी। इसमें देखते, ये कितने लोगों ने कर लिया? थर्ड हाथ को कर लिया है? हाँ जी बताइए, इन सभी में बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन लग रहा है? तो हम पहले ढूंढते हैं, ये हमारा फिक्स्ड लोन पेयर है, ये भी हमारा फिक्स्ड लोन पेयर है, बट इन दोनों में डिफरेंस ये है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। बोलो। अब ये दोनों डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, तो सबसे पहले समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा इन दोनों में बेसिक कौन होगा? तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे परसेंटेज S बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। परसेंटेज S यहाँ 33.33% है, यहाँ 25% है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ा दोगे तो डोनेटिंग एबिलिटी कम हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट नहीं करेगा। इसलिए इन दोनों में पूछा जाए तो B इज मोर बेसिक देन ना, बी सबसे ज्यादा है फिर सी है। अब भाई ए एंड डी में देखो, इसमें भी डिलोकलाइज्ड हो रहा है,
इसमें भी डिलोकलाइज हो रहा है पावेल। अब बताओ मेरे को क्या करूं, दोनों में 5-5 रेजोनेंस ही बनते हैं। तो किससे? ये एरोमेटिक नहीं है? ये भी तो एरोमेटिक है, वो भी तो एरोमेटिक है। हाँ परमीत बोलो। खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सही। यहाँ पे लोन पेयर के वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, इसलिए लोन पेयर को रोका नहीं जा सकता है। यहाँ पे लोन पेयर के वजह से नहीं आ रही है, तो बेंजीन अपने आप में ही एरोमेटिक है। तो लोन पेयर के वजह से एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, तो इसलिए इसका डिलोकलाइजेशन उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना यहाँ होगा एक्सटेंसिवली। बल्कि आपको याद हो तो मैंने आपको सबसे घटिया बेसिस बताए थे, और मैंने बोला था कि उसको याद रखना अपने दिमाग में। उनमें से दो नाम मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। एक अमाइड सबसे घटिया बेस होता है, और उसके बाद दूसरा जिसमें लोन पेयर रेजोनेंस का सॉरी एरोमेटिसिटी का पार्ट बन जाए। ये दोनों सबसे घटिया है। अमाइड और इसमें तुलना किया जाए तो ये उससे भी ज्यादा खराब है। ध्यान है? तीसरा नाम मैं बाद में लूंगा, देखेंगे। अभी फिलहाल दो तो दिमाग में है सबके। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया फिर? ए। एंड सबसे खराब क्या है? बहुत ही खराब है डी, ऐसे लिख लें। बोलो सबको क्लियर है? बोलिए भाई। आइए चलिए इसको देखते हैं। लास्ट वाला ट्राई करो तुम लोग। कर लिया? देखो मैंने ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, दोनों चीजों में चाहिए। अगर वो गैसियस फेज में हो जाए तो क्या आंसर होगा, और अगर एक्वस फेज में हो जाए तो दोनों के आंसर करिए।
हो गया भाई? हाँ जी। आओ अभी दिखाता हूँ, समझाता हूँ। वैसे पॉइंट बहुत वैलिड बोला उसने, क्योंकि H प्लस इसके पास आके अटैक करेगा। स्टेरिक क्राउड का उससे कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन अभी एक मजेदार चीज दिखाऊंगा मैं। फिलहाल ये ट्राई किया सबने, ध्यान दो। एक्सपेक्टेड ऑर्डर इसमें क्या होना चाहिए कि ये यहाँ प्लस आई भी दे रहा है और हाइपर भी दे रहा है। ये यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इसका पहुंच पा रहा है, बेटा क्या बताने की जरूरत है अब तुम लोग को? और यहाँ पे कितने लोग कह रहे हैं प्लस आई एंड हाइपर दोनों पहुंच रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडक्टिव यहाँ डोमिनेटिंग है, सॉरी डोमिनेटिंग बोल रहा हूँ, ज्यादा है। सबसे अच्छा बेस कौन होना चाहिए फिर इसमें? एक्सपेक्टेड था ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर पैरा, फिर मेटा एंड लास्ट में आपका एनिलीन आना चाहिए। ये सुनो, यही एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, बट रियलिटी में ऑर्थो सबसे पीछे चला जाता है ना। ऑर्थो सबसे पीछे चला जाता है। उसके पीछे का रीजन समझो, इट हैज नथिंग टू डू विद द अटैक, हिंडर्ड अटैक ऑन नाइट्रोजन, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि ये इतने नजदीक है ये सब, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बहुत माइनर इफेक्ट होता है। इतना नजदीक है कि देखो, जब भी हम RnH2 को पानी में डालते हैं, जब बाय डिफॉल्ट है तो अंडरस्टूड है कि H प्लस डाल करके आप पानी में डाल रहे हो, तो ये बनता है RnHHH। अब देखो, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट है, इसलिए वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक ठीक ठाक फैक्टर कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे देखो, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वाटर के साथ, यहां बनेगी, यहां बनेगी, बना रहा है ना। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वाटर नजदीक आ रहा है, लेकिन अगर मान लो आप क्राउडिंग कर दो यहां पे, तो इसके जो सॉल्वेशन होने वाले की टेंडेंसी है वो कुछ एरिया ब्लॉक कर देगा। इसके कॉन्जुगेट एसिड को जो एक स्टेबिलिटी मिलती बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर, उसको ये ब्लॉक करता है। तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से प्रोटॉन यहां अटैक नहीं करेगा, ये बात नहीं है। क्राउडिंग के वजह से जो वाटर का सॉल्वेशन था वो खराब हो जाएगा। और अगर आप कॉन्जुगेट एसिड के सॉल्वेशन को खराब करोगे, उसकी स्टेबिलिटी खराब करोगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी खराब हो जाएगी। तो ये रीजन होता है। इसलिए कई बार इसको भी बोलते हैं, जैसे वहां ऑर्थो इफेक्ट लगता है वैसे यहां पे भी ऑर्थो इफेक्ट लगाओ, बट इट इज नॉट दैट पावरफुल एज द ऑर्थो इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, वी हैव टू बी प्रिसाइज, है ना। समझ आया? तो इसलिए सबसे बढ़िया कौन होगा? चलो अब हाथ उठाओ, देखो मैं इतनी डिटेल रीजनिंग किसके दिमाग में थी, हाथ उठाओ। गलत बात है ये, चलो अच्छा। आंसर सही किया था इसमें? नहीं किया था। हाँ, सबसे पीछे होता है, वर्स्ट होता है अमॉन्ग ऑल ऑफ देम। ठीक है। और यार मैंने तुम लोग को पीके पीके भी वैल्यूज का भी दे रखा है, वो भी देख देख करके अब दिमाग में कुछ रीजनिंग बनाओ, इसीलिए दिया हुआ है डेटा। चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग इस वाले एग्जाम्पल पे, नंबर 5 पे। क्या बोलती है पब्लिक नंबर 5 के लिए? 5 6 7 सारे हो गए खत्म? बोलिए बेटा, हो गया? आइए देखते हैं। हाँ जी,
इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो तो सारे के सारे लोकलाइज लोन पेयर है। कोई रेजोनेंस में जा रहा है क्या? नहीं। ये भी हमारा लोन पेयर, ऑक्सीजन मत समझ लेना, ये N है एंड ये लोन पेयर, इसको मैंने सर्कल कर रखा है। बताओ, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन और इसमें हाइब्रिडाइजेशन। बेटा नाइट्रोजन के केस में sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तो तबाही मच जाती है। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जितने नाइट्रोजन के बेसेस नोन है उनमें सबसे घटिया होता है, वर्स्ट बेस। जबकि देखो ऐसे सोचो तो साइकोलॉजिकली लग रहा है यार रुका हुआ है। स्टैटिक लोन पेयर है, अगर मान लो अगर एक थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता मैं एग्जाम में और ऐसा कर देता कि NH2 भी है और मैं आपसे पूछता कि इन चारों में सबसे घटिया कौन है, तो आपके दिमाग में अगर रीजनिंग सही तरीके से नहीं बैठी है तो आप क्या बोलते हैं, यार ये सब तो रुके हुए हैं, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे तो अच्छी होगी क्योंकि ये तो घूम रहा है। तो वर्स्ट बेस आप इसको कर देते हैं। रियलिटी में ये है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप sp तक लेके चले गए ना तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखो ना कार्बन जैसे स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाती है अगर वो sp होता है। तो ये तो नाइट्रोजन है भाई, समझ गए ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा। तो अब इमेजिन करो ऑक्सीजन खुद ही अच्छा डोनर नहीं है, उससे भी ज्यादा कर दिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या हालत होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ शुरू होते ही 3 सबसे घटिया बेस सबसे पहले आपके दिमाग में जाने चाहिए ताकि एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। साइनाइड, अमाइड एंड पाइरोल, ये तीनों दिमाग में, एंड देयर रीजंस आल्सो। अगर इतनी बात आप पकड़ लेते हो तो आपके एग्जाम में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं। बस इतनी 3 बातें दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो सबसे बढ़िया इसमें कौन सा होगा, A, फिर B एंड, तो यहां पे भी ऑर्डर ऐसे ही बनाओ, A ग्रेटर देन B बट B इज वे 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 मोर ग्रेटर देन C। क्लियर डिफरेंस दिखना चाहिए, लार्ज गैप दिखना चाहिए, है ना। अब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुम्हें बताता हूं कि भाई आप कॉन्जुगेट एसिड बना लिए, मान लो लोन पेयर दे दिया, ये बन गया। अब अगर ये एसिड अच्छा है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग बेस खराब होगा क्योंकि दोनों एकदम रिवर्स होती हैं प्रॉपर्टी। इसका जो Ka वैल्यू होता है ना बेटा, HI का जो Ka वैल्यू होता है उसके बराबर होता है, इतना एसिडिक होता है ये। मतलब आप इमेजिन कर लो कि ये बिल्कुल ही नहीं चाहता कि प्रोटॉन इसके आसपास भी आकर के एक्सेप्ट करे। इट इज दैट बैड साइनाइड का लोन पेयर। ये दोनों लगभग बराबर ही होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में। Ka इसका भी 10 के पावर 10 में, इसका भी Ka 10 के पावर 10 के आसपास का होता है, इतना ज्यादा वैल्यूज में। चलिए इसके बाद तो ये दोनों केसेस तो बस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी के केसेस हैं, ये एकदम जबान पे रटा रहना चाहिए। तब भी मैंने बोला था, अभी देखते कितने लोगों को याद है। बताओ भाई इन चारों में, ऊपर वाले में सबसे ज्यादा बेसिक कौन? 2 डिग्री। कितने लोगों को याद था? याद उठाओ। कोई बात नहीं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड अमाइन में देखो, इन सभी में अगर आप देखोगे तो ये प्लस आई दे रहा है, ये भी प्लस आई दे रहा है, इधर से भी प्लस आई मिल रहा है। ऐसे अगर हम देखें तो हमें लगता क्या है कि भाई 3 तरफ से प्लस आई मिला तो सबसे बढ़िया 3 डिग्री होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ये होता है। बट अगेन मैंने बोला कि जब आप इंडक्टिव देख रहे हो तो क्यों नहीं वाटर के अंदर सॉल्वेशन भी देख रहे हो। जैसे ही बात सॉल्वेशन की आएगी वैसे ही इन सभी के कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे आप, और जब कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो एक एक हाइड्रोजन मैटर करेगा, इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर। तो 1 डिग्री वाला 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड में, जो कि उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। 2 डिग्री वाले में 2 तरफ से आपको मिलने वाला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर एंड इधर, कॉन्जुगेट एसिड बना रहा हूं इन सबके। और 3 डिग्री करोगे तो बेचारा एक ही मिलेगा उसको। तो अगर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना हो तो आंसर क्या हो जाता? सबसे ज्यादा अमोनिया हो जाता, क्योंकि अमोनिया में NH4+ बनता। उसके बाद कौन हो जाता? 3 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री एंड फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। लेकिन अगर हम इंडक्टिव से देखें तो आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एंड सबसे घटिया अमोनिया।
लेकिन रियलिटी में इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है, इसलिए मैंने बोला था ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, दिमाग में बिठा लो। और मैंने बताया था कि 2 डिग्री दोनों में अच्छा है, 2 डिग्री इज गुड इन बोथ, इसलिए 2 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है। और बेटा अगर आप वैल्यूज देखोगे ना, नजदीक नजदीक वैल्यूज है, वैल्यूज काफी नजदीक नजदीक है। तो इसमें आता है 2 डिग्री इधर वाले में, फिर कौन सा आएगा 3 डिग्री, फिर कौन सा आएगा 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा अमोनिया। और यहां वाले में एक्वस सॉल्यूशन में ऑर्डर कुछ और रहेगा। करो इसको, नोट करो। कर लिया बेटा सबने? अब बताइए इधर वाले में क्या आंसर आएगा। इधर वाले में आंसर होगा इन एक्वस सॉल्यूशन सबसे ज्यादा 2 डिग्री, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, फिर 1 डिग्री, एंड फिर 3 डिग्री, एंड फिर अमोनिया ना। यहां देखो 1 डिग्री थोड़ा बेटर हो जाता है, जैसे इंडक्टिव पावर आप बढ़ाते हो तो 3 डिग्री बेटर हो जाता है, बस इतना ही। इथाइल में इंडक्टिव ज्यादा होगा ना, तो इसलिए बस इतना सा ही डिफरेंस है। प्रोपाइल करोगे तो भी यही ऑर्डर फॉलो होगा जो इथाइल के केस में होता है। सबको क्लियर है? अच्छा, गैस फेज जैसे ही मैंने बोल दिया तब तो जिंदगी आसान हो गई, फिर तो वाटर के अंदर है नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस ही खत्म, फिर आंसर किससे करेंगे, प्योरली इंडक्टिव से। तो क्या आंसर आ जाएगा? अब आपके दिमाग में आएगा सर एग्जाम में क्या आंसर करूं, अगर मान लो कुछ ना दिया हो, कुछ ना दिया हो तो वाटर बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट लेंगे। कुछ भी नहीं दिया हो एग्जामिनेशन में तो वाटर को बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट लेंगे। गैसियस स्टेट पूछना हो तो वो एग्जामिनर देगा आपको, क्योंकि आप सोचो ना ज्यादातर रिएक्शन तो हम वाटर में ही करा रहे हैं, गैसियस फेज में तो नहीं करा रहे। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा बेसिक स्ट्रेंथ की जितनी बड़ी बड़ी बातें थी सारी खत्म हो गई। नाउ एक लास्ट केस में देखूंगा, एंड ये एक बहुत ही बढ़िया केस है। आई जस्ट वांट टू सी इफ यू गाइस कैन डेवलप द रीजनिंग बिहाइंड इट। चलो सबसे आखिरी केस बेसिक स्ट्रेंथ का। बिल्कुल एकदम सॉलिड आंसर चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा अधूरा टाइप। इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। आंसर लिखो अपने, क्यों ऐसा है, मैं आ रहा हूँ रीजन चेक करने के लिए।
चलिए बेटा बताइए। बताइए, आई जस्ट वांट टू लिसन। नहीं आइडिया लग रहा है? इसको देखने में इतना डरने की क्या जरूरत है? देखो एक बात बताओ, ये समझ में आ रहा है और ये समझ में आ रहा है कि ये तो 3 डिग्री हो गया, यहाँ इंडक्टिव इधर से मिल रहा है, ये वाला केस हो गया भाई, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा सॉल्वेशन में, तो ये थोड़ा खराब करेगा। और अगर ये मान लो खराब नहीं भी करता तो ये बेटर होता, क्योंकि 3 डिग्री यार बेटर एज कंपेयर टू 1 डिग्री, है ना। अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं। अब इन दोनों में कंपैरिजन करने में पहले ये दोनों में तो समझ में आया ना, ए से ज्यादा बेटर होगा अभी, तो क्लियर है ना? बोलो। अब बी एंड सी में क्या देखें? तो देखो बेटा, एक मैंने आपको समझाया था कि रेजोनेंस को रिंग के साथ कभी कभी चीजें ब्रेक हो जाती हैं, और ये मैंने समझाया भी था कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप यहीं ऑर्थो पे CH3 डाल दोगे और यहाँ बड़ा ग्रुप रहेगा, जब NH2 था तब बड़ा नहीं था, NCH3 आ गया तो बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये टर्न कर जाएगा, और ये अगर घूम गया तो इसका जो लोन पेयर है और इसका जो p ऑर्बिटल है दोनों एक प्लेन में नहीं, सॉरी एक पैरेलल नहीं हो पाएंगे, तो रेजोनेंस ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस हम नहीं कराते। नो रेजोनेंस, दिस लोन पेयर विल नॉट कॉन्जुगेट विथ रिंग एनी मोर। तो अच्छी बात है यार, ये लोन पेयर रिंग में ना जा पाए, इससे अच्छी क्या बात है, प्रोटॉन आ रहा है बाहर से, उसको डोनेट कर देगा। तो इन तीनों में सबसे बढ़िया कौन है? बिकॉज ऑफ SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस increases the basic strength of nitrogen. हाँ, तुम बताओ ना, तुम्हें क्या लग रहा है इसमें? हाँ देखो, मैंने बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ज्यादा बेसिक कौन होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 2 डिग्री होता है। यहाँ 2 डिग्री का केस ही नहीं था, यहाँ तो किसका केस है? 3 डिग्री का। 3 डिग्री एंड 1 डिग्री में कौन बेटर होता? अगर मान लो प्लेन लगा देते, ये CH3 नहीं लगाते, नजदीकी होते हैं मेनली, है ना, क्लोज ही होते हैं ना। कभी 2 डिग्री कभी 3 डिग्री डोमिनेट करता है, कभी 1 डिग्री। अभी तो देखा यार, एम डाल दिया तो। बोलो भाई, यहां प्रॉब्लम किस बात की है कि आप CH3 डाल करके इसके सॉल्वेशन को बैडली हिंडर्ड कर रहे हो, इस साइड से भी रोक रहे हो और इधर से भी रोक रहे हो, तो फिर ये सॉल्वेट करने का चांस इसके पास बहुत कम आया। तो वो फैक्टर की वजह से ये बेटर हो गया। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, बट यस दे आर। किसमें? प्रोटॉन किधर से आता है? कौन सी बात हो गई? प्रोटॉन जिधर से मिल, हाँ नहीं, कैसी बात कर रहे हो? अरे बाबा ये देख, ऐसे समझ, NH3 हो जाता तो टेट्राहाइड्रल बनाते ना इसको, तो पूरा यहां से लेकर के यहां तक इसका एरिया है ना। तुम अगर इस साइड हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगा दोगे तो H2O यहाँ पे नहीं अटैच हो पाएगा, तो इस साइड से थोड़ी ना आता है। एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन खराब करता है। जैसे पहले मान लो 10 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे थे, अब हो सकता है 6 ही करे, 4 ना करे, तो 4 की एनर्जी तो खराब हो गई ना फिर। कहाँ पे? तो इसके साथ एडवांटेज भी तो है ना, प्लस आई, यही चीज तो ध्यान में रख करके अभी समझाया है मोटू। प्लस आई का भी तो एडवांटेज है ना यहाँ पे। आप ये समझो कि प्रोटॉन आके अटैच हो और फिर उसके बाद उसको सॉल्वेट करे, और एक केस ऐसा है जिसमें आपने प्रोटॉन को आने के लिए फेवरेबल कंडीशन बढ़ा दिया है, तो ये वो वाला, ये इंटरनली बढ़ा रहा है, इसको सॉल्वेशन की कोई खास जरूरत है ही नहीं। समझ गया ना? सिर्फ अगर सॉल्वेशन की बात करो तो यार बड़ा क्लोज फाइट है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे भी R ग्रुप है, 3 R ग्रुप है, एक ही हाइड्रोजन है, तो उसके साथ सॉल्वेट कर रहा होगा, और यहाँ पे बेचारा इस साइड दोनों तरफ ब्लॉक हो गया, सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन से ही कर सकता है, तो क्लोज ही है दोनों। इंडक्टिव में वो बेटर हो गया बस।
अगर आप क्या करते थे, तब देखना पड़ता है डेटा में, क्योंकि देखो 1 डिग्री एंड 3 डिग्री में हमें चेक करना पड़ रहा है ना हर बार कि वो इथाइल है तो कितना इफेक्ट डाल रहा है, मिथाइल है तो कितना इफेक्ट डाल रहा है, फिर देखना पड़ता है। बट मुझे जहां तक लगता है तब भी 3 डिग्री बेटर होता है। देख लेना तुम लोग डेटा, ठीक है। चेक कर लेना यार, वैल्यूज तो तुम लोग के पास है ना, इतना स्पेकुलेट क्यों करना जब सारी चीजें हैं। तो जो दिमाग में क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड चीजें चेक करो। कुछ नहीं यार, वही जो हाँ हाँ, जबरदस्ती का नाम है, वो गलत है, बल्कि कुछ नहीं है, मत सुनो ही मत ना, क्यों गलत चीजें नहीं सुननी चाहिए। गांधी जी ने क्या समझाया है। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी इसको नहीं, मॉड्यूल में सारी चीजें लिखी हुई है, मैं तुम्हें अब वही बोल देता पढ़ने के लिए, कुछ तो होगा ना यहाँ, है ना। ठीक है बेटा, हो गया यार। उसी को बोलते हैं इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन का मतलब कि अगर आप सॉल्वेशन उसको कर रहे हो तो बेसिकली चांसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेट एसिड यू आर डिक्रीजिंग। सो उससे अल्टीमेटली क्या इफेक्ट आ रहा है, प्रोटॉन के अटैक पे प्रॉब्लम आ रही है, तो SIP इसलिए बोलते हैं। बट मत सुनो उसको, क्योंकि उससे कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रोटॉन आ रहा हो तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा ना, विच इज अ रॉन्ग परसेप्शन। तो बेटा इसी के साथ इसकी बेसिक स्ट्रेंथ खत्म हो गई। अब देखो इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में एनसीईआरटी में कुछ लाइंस लिखी हैं, उसको मैं चाहूंगा कि एज इट इज लिख लो ना। इससे पहले मैं जस्ट एक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछूंगा। आई जस्ट चेक इफ यू गाइस देखो, देखो बुक में लिखा हुआ है, वैसे तो पहले तुम लोग खुद ही बोलो फिर समझ में आएगा। जैसे मान लो प्राइमरी अमाइन ले लिया मैंने CH3NH2, 1 डिग्री अमाइन, और एक ले ले रहा हूँ CH3NH2, एक ले ले रहा हूँ 3 कार्बन, एक ले ले रहा हूँ 4 कार्बन। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई इनका बॉइलिंग पॉइंट बताइए, क्वेश्चन लिखिए और करिए इसको। तो जनरल प्रॉपर्टीज हैं यार। कर लिया बेटा, क्या है आंसर बताइए। क्या आ रहा है आंसर। सीधा सीधा सा आंसर नहीं आएगा भाई, सब में एक ही जैसा तो स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर वेट आप बढ़ाते जा रहे हो, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे तो फिर इसका आंसर तो यही होगा ना। देखो बुक में लिखा है कि 3 और मोर कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी अमाइन आर लिक्विड इन नेचर, और यानी कि आप ये बोल सकते हो 1 and 2 यानी मिथाइल अमाइन एंड इथाइल अमाइन, ये सब गैसेस हैं एंड हैविंग फिशी स्मेल, मछली जैसा स्मेल करता है।
ठीक है, लिखो ये बात, लिखो, राइट डाउन। क्या आर्यन, बोलो, बोलना मोटू, जल्दी बताओ। किसी मछलियों का स्मेल होता है ना अजीब सा। अच्छा वो फिशी, मान लो जैसा भी हो यार, फिशी स्मेल, जस्ट राइट इट डाउन। लिखो, द लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस विथ फिशी ऑर्डर। ऑर्डर, lower aliphatic amines are gases with fishy odor. Primary amines with 3 or more carbons are liquid. Primary amine underline होना चाहिए, with 3 or more carbon are liquid. Primary amines with 3 or more carbon are liquid. यानी कि अगर मैं 8-10 कार्बन या 12 कार्बन लेके चलना शुरू कर दूंगा तो वो अब फिर सॉलिड हो जाएंगे। हाँ, एंड हायर अमाइंस आर सॉलिड ना। अब आज बात करते हैं सॉलिबिलिटी की। चलो देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। राइट द ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी अरेंज। मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर यही होगा ना। हायर अमाइंस का मतलब नंबर पूछना चाह रहे हो कितना है? अब यार ये वैल्यू देखना पड़ेगा, ये तो मैंने एनसीईआरटी की लाइन लिखवाई तुम लोग को ना, इसमें भी नंबर्स नहीं दिखाए। वो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का टेबल देखोगे तो उसमें आइडिया लग जाएगा। मैं शेयर कर दूंगा वैसे तुम लोगों से। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आई थिंक 7-8 कार्बन के बाद वो सॉलिड हो जाएंगे ना, बट फिर भी वैल्यू देखना पड़ेगा, ये तो जस्ट एक। हाँ जी, हाँ जी, इसी में बताना है। बताओ, जल्दी बताओ। नौटंकी, पर चुप रहे, एकदम सुनना ही नहीं है बकवास, एकदम सुनना ही नहीं है तुम्हारी बातें। कर लिया बेटा, क्या आंसर आएगा बताइए? क्या आएगा आंसर? सबसे ज्यादा ए होगा। फिर क्यों बताया अश्रुत, ये आंसर क्यों किया तुमने? ये कौन सा रूल है जी? ये क्या बकवास सा रूल है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी? ये कब बताया? उल्टा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो अच्छे होते हैं ना आपस में। हाँ, ये कौन सा रूल है? तो अब समझ लो बात ध्यान से, ठीक है? ये चीज मैंने अल्कोहल में भी बताई थी, फिर तुम लोग भूल गए। मैंने बोला था देखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हमेशा चीजों को ऐसे देखा करो कि वाटर लविंग कितना पार्ट है एंड वाटर हेटिंग कितना पार्ट है ना, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो जो हमारा NH2 है, दिस इज हाइड्रोफिलिक, इजंट इट? बोलो, ये हाइड्रोफिलिक है क्योंकि इस पे पोलैरिटी है।
अरे जो पोलैरिटी है वो वाटर के साथ अच्छे से मिंगल होना चाहेगा, ये ऐसा कुछ करना चाहेगा, ये इसके साथ ऐसा कुछ HOH बनाना चाहेगा, जो जितना एसोसिएट होना चाहे वाटर से उतनी अच्छी बात। सो दिस NH2 पार्ट इज वाटर लविंग, जबकि प्यारे बच्चों ये कार्बन जो पार्ट है जिसमें पोलैरिटी कुछ भी नहीं है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट को बढ़ाओगे तो गड़बड़ होता चला जाएगा। सो लार्जर द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यार कोई भी ले लो तुम, अल्कोहल में भी यही ट्रेंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही ट्रेंड है, अमाइंस में भी यही ट्रेंड है, एल्डिहाइड कीटोन्स में भी यही ट्रेंड है। कितना यूनिफॉर्म है इसमें सॉल्युबिलिटी में ना। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर प्रॉब्लम होती है जहां पे हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी दोनों आ जाते हैं। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम बिल्कुल प्लेन ट्रेंड है। ये साइकोलॉजिकल होता है कभी कभी ना। भाई एक जगह प्रॉब्लम है तो सब जगह प्रॉब्लम है जरूरी थोड़ी ना। यहाँ कितना प्लेन सा ट्रेंड है, मोर द हाइड्रोफोबिक पार्ट लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी। इससे प्लेन क्या लोगे ना। लक्ष्य को देख के मुझे वो बचपन वाली कहानी एक याद आ जाती है कि हाथी के बच्चे को जब वो एकदम छोटा रहता है, उसको जंजीर बांध करके खूटे, छोटे से खूटे होते हैं ना बांस के, बम्बू के, जमीन में नॉर्मल मिट्टी के उसमें ऐसे आराम से नॉट कर दिया जाता है, उसको अच्छे से ठोक करके जंजीर से उसके पैर को। तब वो छोटा बच्चा रहता है तो वो ट्राई करता भी है, तो उधर से भाई पेन होगा उसको, क्योंकि वो तो उखड़ने वाला नहीं है, उस समय उसकी पावर भी इतनी नहीं होती। अब वो बचपन से उसके दिमाग में ये बैठ जाता है धीरे धीरे कि यार ये ना मुझे ये ट्राई नहीं करना है, क्योंकि एक तो दर्द होगा, ऊपर से ये तो उखड़ने वाला नहीं है। हाथी जब बहुत बड़ा हो जाता है, जब वो चाहे ना तो एक आध पेड़ को भी ऐसे खींच करके फेंक दे, उस टाइम पे भी अगर उसको उतने ही पतले जंजीर से उसी खुट्टे में बांध दो तो वो अटेम्प्ट ही नहीं मारेगा, क्योंकि दिमाग में उसकी मेमोरी में क्या बैठ गया है कि यार ये चीज ना यहाँ से मैं हिला नहीं सकता, बचपन से इसके दिमाग में तो यही हो गया है। इसको आयनिक बॉन्डिंग जब हमने डिस्कस किया था, वहां पे आने वाली जो प्रॉब्लम थी लैटिस एंड हाइड्रेशन, वो इतना घर कर गया है, ये बोलता है नहीं सॉल्युबिलिटी इज नॉट माई कप ऑफ टी ना। ये तो क्वेश्चन बड़ा ये इरेगुलर सा होता है, यही था ना बात। तो वो जंजीर तोड़ना जरूरी है, तो वहां पे आके किसी न किसी को हेल्प करनी पड़ती है कि बेटा तुम्हारी कैपेबिलिटी ज्यादा है, तुम समझो बात को, ये सब कुछ नहीं है तुम्हारे रिश्ते के सामने, ठीक है। बस में बांध दिया जाएगा तो बस को उठा के फेंक सकते हो, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो ये वही वाली हाल है। चलो अच्छा ठीक है, ये सिंपल था सॉल्युबिलिटी। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं इनके रिएक्शंस ना, हो गई इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा चलो इसी बात पे एक और भी ले लेते हैं, देखते हैं इफ यू गाइस कैन रियली अंडरस्टैंड दैट। टेल मी पायल, पायल what do you think about the solubility of these three molecules? वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? सोच करके, नहीं तो पिटाई कर दूंगा मैं इस बारी ना। इतना समझाने के बाद अगर तुम गलती करोगे ना तो इस बारी पिटाई होगी अच्छे से। बताओ बताओ, सबसे ज्यादा 1 आ रहा है। हाँ देखो, अभी वो बचपन से वो ऑब्सेस था, अब सुचेत का नंबर आ गया, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रेंथ को पढ़ लिया है कि 2 डिग्री में बैलेंस्ड होता है, तो अब वो 2 डिग्री को लेकर आ रहा है। भाई किस लॉजिक से ले आ रहे हो 2 डिग्री, समझाओ जरा मुझे, कैसे एसोसिएशन ज्यादा, मुझे समझाओ। हाँ तो ज्यादा एच तो इसमें है ना, NH में अगर तुम बात करोगे तो ज्यादा एच 1 डिग्री में है कि 2 डिग्री में, तो फिर तो वही है, तुम्हारे अंदर भी वही कहानी है, बदला नहीं है। वो कहीं अलग से ऑब्सेस्ड है, तुम कहीं अलग से। कितना सिंपल देखना था भाई, जितने ज्यादा NH होंगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा वाटर के साथ,
है ना, इसलिए ये बेटर होगा। इसका इंडक्टिव से कोई लेना देना ही नहीं है। इंडक्टिव से क्या लेना देना है भाई, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड है। कौन सा आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो सॉल्युबल ही नहीं होता है यार, उसमें क्या फैक्टर है बताओ ना। समझ गए बच्चों? चलिए, सो सॉल्युबिलिटी के बारे में खत्म हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शंस of amines, the chemical reactions of amines. The chemical reactions of, चलो हेडिंग डालिए आपने, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन। तो देखो, केमिकल रिएक्शन समझने से पहले आप उसका नेचर समझ लो। बताओ अमाइंस क्या है? एक तो वीक बेस है, और क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी। बताओ भाई, ऑक्सीजन से तो अच्छा ही डोनर है ये, बोलो ना। और तीसरा इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। ये सुनो, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच। तो अगर मान लो एक्टिव हाइड्रोजन का मेरे को रिएक्शन कराना, तो याद है कि एक्टिव हाइड्रोजन कभी भी हो आपके पास RNH2, आप सोडियम डाल दो तो क्या बन जाएगा, RNH माइनस Na प्लस, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। बोलिए, सोडियम ले लो या पोटेशियम ले लो तो ऐसे रिएक्शन हो जाएंगे। बोलो भाई, क्लियर? ओनली सोडियम लिया है ना? हाँ, अरे बोलो यार, इज दैट क्लियर? करते चलो नोट ये सब। एक्टिव हाइड्रोजन का रिएक्शन हो गया, ये पहला रिएक्शन था। वीक बेस का रिएक्शन क्या होगा? वीक बेस का रिएक्शन, तो भाई ये अगर आप ले रहे हो और आप साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो, तो बेस एंड एसिड सॉल्ट बनाएगा ये, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज नेगेटिव आयन, एंड ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव एंड CH3, दिस इज सॉल्ट। और मैंने बोला था इसको अगर गर्म करते हो स्ट्रांगली तो क्या बन जाता है, हाँ जी, तब ये NHCH3 बन जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। नहीं गर्म करोगे तो ये सॉल्ट पे ही रुका रहेगा। तो पहला रिएक्शन बेस का था, दूसरा फिर सब्स्टिट्यूशन का हो गया। सबको क्लियर है यहां तक? बोलिए। हाँ, करें, तुम लोग खुद ड्राइव करोगे भाई। इतना न्यूक्लियोफिलिक मैंने पढ़ाया, किस लिए पढ़ाया, सोचो तो सही। अपने आप पे ही अटैक होगा, ये NH2 ही जाकर के कुछ ना कुछ कर रहा होगा, दिमाग लगाओ। देखो नहीं, हीटिंग पे हमेशा एक बात दिमाग में रखो, हीटिंग ऑलवेज ट्राइज टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल। तो उसमें जो सबसे इजीली वोलेटाइल कंपोनेंट निकल सकता है वो निकलेगा, तो वाटर निकल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। गर्म करोगे तो हमेशा ब्रेक डाउन करता है मॉलिक्यूल, क्योंकि हीटिंग करने पे इंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन फेवरेबल होता है। आप देखो ना, डेल्टा जी में दो पैरामीटर्स हैं, डेल्टा एच एंड टी डेल्टा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो और ये डेल्टा एच पॉजिटिव कर दो तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ऐसे रिएक्शंस जो हीटिंग पे होते हैं उसमें ज्यादातर मॉलिक्यूल टुकड़ों में ब्रेक होता है। जैसे एलिमिनेशन में देखा होगा कि एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकल करके या HX निकल करके दो पार्ट बन जाता है, एक एल्कीन बन जाता है, एक HX बन जाता है ना। तो रैंडमनेस बढ़ाने के लिए वो चीजें होती हैं। क्लियर हो गया एज अ वीक बेस कैसे कर रहा है? और देखो, मान लो इसको ले लिया आप CH3NH2, किसके साथ बोलो,
भाई HCl के साथ ले लो या सल्फ्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव ले लो, क्या बन जाएगा? वही कहानी बेटा, ये बनने वाला है CH3 NH3 पॉजिटिव और यहाँ O माइनस S डबल बॉन्ड हो CH3। अरे बस प्रोटॉन इस एसिड से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ये सुनो, एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपके पास अल्फा एमिनो एसिड है, देख लो एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही ग्रुप है, प्रोटॉन ट्रांसफर अपने आप ही हो जाता है इनका, और क्या बन जाते हैं ये? बहुत ही मजेदार है ये स्पीसीज, NH3+, और इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ZWITTER, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है? ऐसा स्पीसीज जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो बट फिर भी वो न्यूट्रल। देखो ओवरऑल न्यूट्रल ही, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है, इसको ज्विटर आयन बोलते हैं। आ गया बात समझ में? तो ये सब इसके कौन से एग्जाम्पल हैं? मैं पांचवा एक रिएक्शन ले लेता हूं। मान लो CH3 NH2 ले लिया और इसका रिएक्शन HCl से साथ करा दिया, क्या बन जाएगा ये? CH3 NH3 प्लस Cl माइनस। बन गया बेटा? क्या बन गया? बोलो ना, क्या बन गया ये? सॉल्ट। हर केस में ये सॉल्ट बन जा रहा है। तो हमने इनके मेन दो रिएक्शंस करा लिए, कौन कौन से वाले? बेस का और एक्टिव हाइड्रोजन का। अब इनके सारे रिएक्शंस जो भी हैं वो कौन से वाले हैं? एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना? एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, लिखो रिएक्शंस एज न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शंस एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन लिखो, अटैक ऑफ अमाइन ऑन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, अभी ये कितने लोगों को ध्यान है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप RNH2 ले लिए और साथ में RCl लिए हो तो ये मल्टीपल टाइम अटैक करता है। मल्टीपल टाइम ये किया है, अभी डिस्कशन किया है। कब किया है भाई? यहां मान लो मैंने CH3Cl लिया है और रिलेटिवली ये एक्सेस में है, कितने लोगों को ध्यान है कि ये फाइनली सर यहां पहुंच जाएगा? बोलो। कितने लोगों को ये ध्यान है कि ये यहां पहुंचना क्वार्टनरी तक? सबको ध्यान है? कुछ बताने की जरूरत है? तो ये कहानी मैंने पहले ही बता दिया है, नॉर्मल SN2 के जैसा होगा, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, और अगर मान लो यही मैंने क्या कर लिया, NH2 को इसको एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा? यही इस पे अटैक करके ये निकल जाएगा, मतलब जस्ट पहले स्टेप पे रुक जाएगा। बोलो सही है ना? RNH2 CH3 पॉजिटिव Cl माइनस और थोड़ा सा गर्म करने पे ये R
NHCH3 बन जाएगा, यानी 2 डिग्री अमाइन। रुक जाएगा ना ये? बोलिए। तो ये क्या था? अल्काइलेशन हो रहा है बेसिकली, अमाइन पे अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, डिग्री कन्वर्जन हो रहा है 1 डिग्री से 2 डिग्री। सेकेंड देखो, असाइलेशन, अटैक ऑन असाइल हैलाइड, अटैक ऑफ RNH2 ऑन असाइल हैलाइड। ये बताओ बेटा, आपको अगर मैंने ऐसा दे दिया है CH3NH2 और साथ में दे दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और साथ में दे दिया है pyridine एज अ बेस, क्या आप बता सकते हो प्रोडक्ट क्या आएगा? बताइए बताइए बेटे फटाफट। इसको देख के तो एकदम आपको खुश हो जाना चाहिए। अब क्या खुशी मिल रही है? हाँ जी, क्या मिल गया आपको? CH3NH C डबल बॉन्ड O CH3, क्या मिल गया? अमाइड। इजंट इट? बोलो। क्या आप मैकेनिज्म देखे? अब मैकेनिज्म आप अलग से ड्रॉ करना, मैं एक ही में दिखा दे रहा हूं। ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा बेटा एज ए न्यूक्लियोफाइल, दिख रहा है ना आपको? क्या बन जाएगा? ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा, क्लोरीन निकल जाएगा। तो क्या बना आपके पास? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 पॉजिटिव एंड CH3, क्या निकला? क्लोराइड आयन निकल गया। आपने क्या ले रखा है बेटा? पिरिडीन ले रखा है, पिरिडीन बेस। तो कितने लोग कह रहे हैं पिरिडीन आराम से ये प्रोटॉन को निकाल लेगा, इनफ बेसिक होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, तो बस निकल गया। फाइनली ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। और इसके साथ बाई प्रोडक्ट में क्या आएगा? पिरिडीनियम क्लोराइड, जो कि आप गर्म करके रिकवर कर सकते हो। समझ में आया? बोलिए। हाँ, लिखिए। रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, reaction with aryl sulfonyl chloride, reaction with aryl sulfonyl chloride। मिटा दूं इसको? हाँ, करो जल्दी। अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, अराइल सल्फोनिल, कोई बताएगा अराइल सल्फोनिल क्लोराइड किसको बोलेंगे? ArSO2Cl। अब इसका एक सबसे क्लासिकल रिएजेंट क्या है? मैं बोलूंगा कि अराइल में यहां CH3 लगा दो। कितने लोगों को दिख रहा है कि सर ये आप कुछ बना रहे हो? इसका नाम THCl होता है, तो साइल क्लोराइड। याद आया? अच्छा, अब इसी के साथ मैं क्या ले लूं? NH2। क्या मुझे बताने की जरूरत है या आप समझ गए कि इसका प्रोडक्ट क्या आने वाला है? बोलो ना मोटो लोग। क्या वैसे ही है ना जैसे आज COCl था भाई, यहां पे क्लोरीन हट के N लग गया, यहां पे भी वैसे ही क्लोरीन हट के N लग गया, क्या दिक्कत क्या है? समझ गए? लेकिन इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन में बहुत फर्क है। ये NH उतना एसिडिक नहीं है, लेकिन ये NH एसिडिक हाइड्रोजन है। यस और नो? बोलो। NH ये एसिडिक हाइड्रोजन।
इसलिए अगर तुमने बेस डाल दिया, बेस NaOH एक्वस, तो ये रिएक्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ N-, और यहां R कर दे रहा हूं, और Na+, ये कितने लोग कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड है, सॉल्युबल इन वाटर, है ना। लेकिन यही अगर 2 डिग्री रहता, RnHR, यही अगर आप 2 डिग्री से करा रहे होते सेम चीज लेकर के, तो कितने लोग कह रहे हैं कि फिर एसिडिक हाइड्रोजन बचता ही नहीं। अब कहां बचता भाई, यहां भी यार नो एसिडिक हाइड्रोजन, इनसॉल्युबल। देखो ना कितने R ग्रुप कितने ज्यादा हो गए। और अगर 3 डिग्री ले लेते 3 डिग्री, पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन, अगर 3 डिग्री ले लेते, तो कितने लोग कह रहे हो कि सर ये तो शुरू में ही इनसॉल्युबल होता, ये तो स्टार्टिंग में ही इनसॉल्युबल हो जाता, ये सुनो। तो देखो फर्क है, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये, पूछता भी है हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, कोई स्पेलिंग बताएगा हिंसबर्ग का। हाँ, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है पहले समझ लो, यही है हिंसबर्ग रिएजेंट भाई, मतलब सल्फोनिल क्लोराइड ले लीजिए और साथ में NaOH एक्वस ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप ये रिएजेंट है। रिजल्ट क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन सॉल्युबल, 2 डिग्री अमाइन फर्स्ट react, then in NaOH aqueous insoluble, और 3 डिग्री अमाइन इनसॉल्युबल स्टार्टिंग से ही होता है, फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये डिफरेंसेस हैं तीनों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट करने का ये एक टेस्ट है ना। तो बेटा इसी के साथ आज का लेक्चर मैं एंड करता हूं। 2 रिएक्शन और बचे रह गए हैं, एक कार्बिलेमीन का है नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। तो मतलब ये चैप्टर आज एक तरह से खत्म हो गया। अब एनसीईआरटी जाकर के थोड़ा पढ़ लेना, वी आर डन विद दिस चैप्टर, ओके। आई मीन अगर मैं वो सारे पार्ट्स को पढ़ाऊं जो कि कल ट्राई करता हूं एक बारी आप लोगों को, तो कल तक मैं इसको पूरा फिनिश कर दूं, दैट्स ऑल।